Hello everyone. For the introduction, I am an MBBS doctor who gave last NEET PG, that is NEET PG 2025. In this video, I am going to share my NEET PG journey. I will be more than happy if even one point of this video help any one of you. I think these are the points that should be discussed in any NEET PG journey video. So I used Marrow. For the notes, I used digital as well as handwritten notes. And for MCQs, I did QBank and extensively custom modules. I gave 8 GTs only and my first GT was in December. My rank in Marrow National NEET PG mock was 6.5K. For the INI, I didn't do anything special except doing PYQs before 1 month of INI. My rank in INI May 2025 was about 4K. And in between INI NEET PG, that was the most crucial time for my preparation, and I think it should be for everyone. Now I'm going to explain each point of this and show the record for the same. If anyone want to see particular part only, he or she can skip to that part using timestamp given in the description box. So first point is source. I used Marrow और मैंने बस Marrow ही यूज़ किया है. I was the core Marrow यूज़र. मैंने Marrow के अलावा कभी किसी और प्लेटफॉर्म को पेड फॉर्म में यूज़ नहीं किया. यूट्यूब की वीडियो मैंने देखी है लेकिन कभी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, कभी उसके नोट्स नहीं जुगाड़ने की कोशिश की. मैंने सेकेंड ईयर में Marrow ले लिया था और तब से मैंने पूरी नीट पीजी की प्रिपरेशन में Marrow ही यूज़ किया है. जब मैंने सेकेंड ईयर में Marrow लिया था तो उस टाइम पे उन सब्जेक्ट्स के दूसरी फैकल्टीज ज़्यादा फेमस थी, बट मैं फोमो में नहीं आई, मैंने Marrow ही यूज़ किया क्योंकि मैंने Marrow का सब्सक्रिप्शन लिया था लॉन्ग टर्म के बेसिस पे और मैं वो ही यूज़ करना चाहती थी. और मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि फ़र्स्ट मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, तो मैं हमेशा ही जहाँ से मैंने पढ़ा मैं वहीं से पढ़ना चाहती थी, तो मैंने Marrow ही यूज़ किया क्योंकि Marrow के टीचर्स भी अच्छे हैं, ये नहीं है वो बेकार हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं. तो और बेसिकली मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, सोर्स इतना मैटर नहीं करता है, तुम कैसे पढ़ रहे हो वही मैटर करता है. तो मुझे Marrow बेस्ट लगा था, मैंने वो ही यूज़ किया है हमेशा. और मेन क्वेश्चन पूछा जाता है BTR यूज़ किया क्या तुमने? मैंने BTR नहीं यूज़ किया, कभी भी यूज़ नहीं किया, मैंने इवन उसको देखा भी नहीं है वो कैसा है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ नोट्स. कौन से नोट्स यूज़ करें? मेन वीडियोस के नोट्स या फिर रैपिड रिवीजन के नोट्स या फिर हैंड रिटन नोट्स या फिर डिजिटल नोट्स? अब ये सब क्वेश्चंस आते हैं. तो मैंने सब यूज़ किया है अलग अलग फेज़ ऑफ प्रिपरेशन में. जैसे ड्यूरिंग द MBBS तब सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर तक यूज़ करना था, तो मैंने मेन नोट्स यूज़ करे हैं. उसमें भी मैं रैपिड रिवीजन के नोट्स भी मैंने यूज़ किए हैं, तब मैं अपने प्रॉफ के लिए पढ़ रही होती थी तो जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए. और Marrow के मेन नोट्स और रैपिड रिवीजन के नोट्स इतने बढ़िया सिंक है ना, तो अगर तुमने मेन नोट्स पढ़ रखा है उसके बाद रैपिड रिवीजन के नोट्स भी पढ़ते हो तो तुम्हें बिल्कुल भी कोई ब्रेक नहीं लगता है, वो सेम ही लगता है, बस उसको कंपाइल करके लिखा हुआ है, ऑर्डर वगैरह सब सेम है, तो कुछ भी अलग नहीं लगता है. तो मैंने दोनों यूज़ किए थे. लेकिन ड्यूरिंग द इंटर्नशिप मैंने बस रैपिड रिवीजन के नोट्स ही यूज़ किए हैं और वो भी डिजिटल फॉर्म में. मैंने डिजिटल फॉर्म में ही उसके जो वीडियो के नीचे लिखा आता है ना, मैं वहीं से पढ़ती थी क्योंकि वो मुझे ज़्यादा सॉर्टेड लगता था कि कौन सा टॉपिक देखना है. वो वीडियो वाइज मिल जाता था, मुझे प्रिंट आउट करा के वो कम्बरसम लगता था कि वो फिर नोटबुक खोल के ढूंढो पेज नंबर वगैरह, उसमें तो फिर दिक्कत होती थी, तो मैं डिजिटल नोट्स ही प्रेफर करती थी. बाकी जो फैक्चुअल चीज़ें होती थी जो हमें याद करनी है, बार बार याद रखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा सही लगते थे. तो उसको मैंने जो फैक्ट्स वाली चीज़ें थी वो मैंने खुद से लिख के रखी थी. और मैं एक छोटी कॉपी वाले कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी, तो मैंने एक ही कॉपी में 2 पोर्शन या फिर 3 पोर्शन बना के सब्जेक्ट वाइज ही वो चीज़ें लिखी थी, जिससे कि वो
सॉर्टेड रहे हमेशा के लिए। और इसमें भी मैंने एक चीज़ और की थी, जो मैंने ये स्टार्ट कर दिया था सेकेंड ईयर से ही, क्योंकि हमें अपने प्रॉफ के लिए भी पढ़ना तो पड़ता ही था। तो वो जो फैक्चुअल वाली चीज़ें थी, मैंने वो जब लिखी थी, जब इतना एक्सटेंसिवली नहीं पढ़ना होता था, तो मैंने इतना नहीं लिखा था, पर मैंने सेम नोटबुक्स ही यूज़ करी। वो मैंने रखा था इंटर्नशिप तक नोटबुक्स, तो मैंने उसी में ऐड ऑन की सारी चीज़ें, क्योंकि शुरू से मैरो यूज़ किया था तो मुझे कुछ अलग भी नहीं लगता, तो सेम ही लगता था, तो मैं उसी में ऐड करती थी। जो भी और टेबल्स ऐड करनी थी या उस टेबल में और कंटेंट ऐड करना होता था, मैंने सब उसमें ही किया। जो मुझे क्वेश्चन बैंक से कुछ चीज़ें पता चलती थी फैक्चुअली, वो भी मैंने उसमें ही ऐड करी। और कंसेप्चुअल वाले नोट्स मैंने नहीं यूज़ किए, इवन मैंने उनको प्रिंट आउट भी नहीं कराया। अगर आप लोगों को मैंने किस तरह से वो नोट्स बनाए थे वो देखना हो, तो मैं उसके रिगार्डिंग भी कभी और वीडियो बना सकती हूँ। यू कैन कमेंट डाउन बिलो। सो नाउ थर्ड पॉइंट इज़ MCQs। MCQs के लिए मैंने मैरो का क्वेश्चन बैंक किया है, और साथ में मैंने कस्टम मॉड्यूल्स किए। इन कस्टम मॉड्यूल मैरो के बहुत यूज़ किए। मुझे ऐसा लगता है मैंने मैरो का सबसे ज़्यादा जो फीचर यूज़ किया है वो कस्टम मॉड्यूल ही किया है। अब क्यू बैंक मैंने एक ही बार किया है, मैंने उसको रीसेट करके दोबारा नहीं किया है, तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा क्यू बैंक किया है। ये जो फॉरेंसिक और ENT के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये भी मैंने किया है। एक्चुअली क्या हुआ था ना, तब ड्यूरिंग द MBBS मैं जो टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ती थी, बहुत इंटरेस्ट से पढ़ती थी, उसके मैं कभी कभी क्वेश्चन भी कर लेती थी। तो ड्यूरिंग द इंटर्नशिप मैंने स्टार्ट किया था, तो ENT और फॉरेंसिक से किया था, मैंने उसके क्वेश्चन उसी में कर लिया है। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि ऐसे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो मैंने रीसेट किया था, तो उसमें ये रीसेट हो गए हैं, पर ये मैंने किया था। अब बारी आती है कस्टम मॉड्यूल्स की। कस्टम मॉड्यूल्स मैंने बहुत यूज़ किया है, एकदम इंटर्नशिप की स्टार्टिंग से बहुत यूज़ किया है। मैं ये इंश्योर करती थी कि जिस दिन मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा, इंटर्नशिप का डे हैक्टिक होता था, मैं कुछ ना करूँ, मैं कोई वीडियो ना देखूँ, कोई नोट्स ना पढूँ, पर मैं एटलीस्ट 10 क्वेश्चन का कस्टम मॉड्यूल ज़रूर करती थी, जिससे मेरे ब्रेन को ये सिग्नल जाता रहे कि इंटर्नशिप में कितना भी इन्वॉल्व हो जाओ, कितना भी इंजॉय कर लो, कितने भी मज़े कर लो, लेकिन एक चीज़ नीट PG प्रिपरेशन चल रही है, उसको ध्यान रखना है। तो वो मेरे लिए रिमाइंडर होता था, तो इसलिए मैंने विदाउट इवन अ 1 डे ब्रेक कस्टम मॉड्यूल डेली किया है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस चेंज होते रहते थे फेज़ के हिसाब से, पर किया डेली है। अब MCQ में बात आती है PYQs की। तो मैंने PYQs क्वेश्चन बैंक से नहीं किया, देख सकते हो आप, मैंने वो उसमें नहीं किया, क्योंकि मैं अपने ब्रेन में इम्बाइब नहीं करना चाहती थी कि ये PYQ है। क्वेश्चन बैंक में वो वैसे भी होते थे क्वेश्चंस, तो वहाँ तो हो ही रहे थे। फिर मैंने ये अपने लास्ट के लिए रखा, तो एग्ज़ाम से पहले मैं तब कस्टम मॉड्यूल करती थी, तो कुछ कस्टम मॉड्यूल सिर्फ रीसेंट नीट का टैग लगा के PYQs वाले करती थी, तो वो सब्जेक्ट वाइज भी मैं करती थी, जिससे कि वो इंश्योर हो जाए कि मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो जैसे कुछ सब्जेक्ट के तो इतने कम PYQs होते थे, मैं 100 क्वेश्चन का कस्टम मॉड्यूल करती थी, वो पूरे भी नहीं हो पाते थे। तो ऐसे मैंने इंश्योर किया, मैंने सारे PYQs कर लिए, लेकिन मैंने वो क्वेश्चन बैंक से नहीं किया है, वो कस्टम मॉड्यूल के थ्रू ही किया है मैंने। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ GTs। कितने GTs दिए थे, फर्स्ट GT कब दिया था, और GT में क्या रैंक आती थी, GT कैसे एनालाइज करते हैं। मैंने इन टोटल 8 GTs दिए थे, जिसमें 7 मैरो पे दिया था और 1 सेरिबेलम पे दिया था। एंड मैंने फर्स्ट GT दिया था 2 दिसंबर को। हाँ, मैंने GT काफ़ी लेट देने शुरू किए थे, बिकॉज़ मेरे खुद के व्यूज़ उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं करते कि हमें GT जल्दी से जल्दी देना चाहिए। टुडे इज़ द बेस्ट टाइम फॉर गिविंग GT, मैं उस वाले व्यू से नहीं एग्री करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है GT के मार्क्स हम कितना भी अपने आप को समझा ले, देख के बुरा तो लगता है। तो मैं अपने फर्स्ट GT तभी देना चाहती थी जब मेरी फ़र्स्ट रीड कंप्लीट हो जाए। तो मेरी फ़र्स्ट रीड कंप्लीट हुई थी आफ्टर द नवंबर, तो मैंने अपना फर्स्ट GT इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर दिया था, 2 दिसंबर को। और मुझे लगता है वो डिसीज़न ठीक ही था, मैं उसके लिए कोई रिग्रेट नहीं करती। हाँ, पर ये है कि अगर GTs नहीं दे रहे हैं तो लेकिन MCQs कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए, तो मैंने उसको कंपनसेट किया था कस्टम मॉड्यूल करके। इसके रिगार्डिंग मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात करी है, इफ़ यू वांट यू कैन सी दैट आल्सो। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैंने तब
7 जीटी मैरू से दिए तो 1 जीटी सेरिबेलम से क्यों दिया? तो वो एक्चुअली क्या था, तब मैं जीटी देती थी ना, तब ये मैरो बायस नाम का टर्म बहुत फेमस हो रहा था। तो मुझे भी लगने लगा कि ऐसे तो नहीं मेरे मार्क्स इसलिए ठीक आ रहे हो क्योंकि मैंने तो हमेशा सेकंड ईयर से ही बस मैरो ही किया है, तो मुझे उसके क्वेश्चंस की कोई इमेज मेमोरी हो या जो भी हो। तो मैंने सिर्फ एक बार सेरिबेलम का दे के देखा था, तो मेरा सेम ही था, उसमें मेरे बल्कि मैरो से ज़्यादा ही नंबर आए थे। तो मुझे लगा वो ठीक ही है। उसके बाद मैंने फिर नहीं दिया, मैंने ज़्यादा जीटीज़ ही नहीं दिए, तो मेरे पास टाइम भी नहीं था और जीटी देने का उससे। तो फिर मैंने दोबारा मैरो से ही दिया था। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि मेरी रैंक कैसी आती थी जीटी में। तो वो मेरी जीटी में कभी बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं आई, मेरी कभी 2 डिजिट 3 डिजिट रैंक नहीं आई, आप देख भी सकते हैं। पर हाँ ठीक है, मुझे वो भी ठीक ही लगता था। मुझे 120 125 130 क्वेश्चंस ठीक हो रहे थे, वो मुझे ठीक लगता था। मेरी नेशनल नीट मॉक में रैंक आई थी 6508 और एक्चुअली आई थी 2053। तो ना मैटर नहीं करता, डोंट डिसहार्टन बाय दिस। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज़ व्हाट अबाउट NICT। तो NICT के लिए मैंने क्या अलग किया था, मैंने कुछ अलग किया था या नहीं किया था, और मेरी उसमें कितनी रैंक आई थी, ये सब क्वेश्चंस हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने INI के लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की थी, मैं उसको टारगेट ही नहीं कर रही थी। पर हाँ, मैंने सुना था INI में PYQ बहुत रिपीट होते हैं, तो तब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ था। तो मैंने मई में पेपर था, तो उसके 1 मंथ पहले ऐसे एक्सटेंसिवली INI के PYQs किए थे, वही कस्टम मॉड्यूल में INI का टैग लगा के वो किए थे। बस मैंने INI के लिए वो ही डिफरेंट किया था और मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया था। और मेरी रैंक आई थी INI मई में 4000 के अराउंड, जो कि बहुत अच्छी रैंक थी, पर ठीक है, बहुत बुरी भी नहीं थी। पर मेरे लिए वो आई ओपनर थी, मतलब मुझे पता चल गया था कि अगर इतनी रैंक है, अब मुझे ये मेंटेन रखनी है, कम से कम मुझे नीट PG में सीट चाहिए। तो उसके बाद मुझे बहुत डर था, मेरे लिए वो आई ओपनिंग मोमेंट था कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मैं सही ट्रैक पे नहीं चल रही हूँ। INI और नीट के बीच के जो टाइम था वो मेरे लिए मेक और ब्रेक वाला टाइम था। उसमें बहुत अनसर्टेनिटी थी। नीट PG पहले पोस्टपोन हुआ था, तो वो कंटिन्यू रखना पेस पढ़ने का, वो सब बहुत हेडेक थी। पर मैंने यही सोच रखा था, अगर मेरी रैंक मेंटेन नहीं रही, और अब इस टाइम पे जो लोगों ने पढ़ाई नहीं की थी ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, वो भी सब कंपटीशन में थे, क्योंकि अब सबको टाइम मिल गया है पढ़ने का। तो इसी थॉट के साथ मैं कंटिन्यू करती रही पढ़ना, और मैंने उसमें लिटरली टाइट शेड्यूल फॉलो किया था। उसमें मैंने बहुत एक्स्ट्रा मेहनत की थी, बाकी टाइम मैंने इतनी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की थी, पर इस टाइम पे मैंने की थी। मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले थे, मैंने थोड़ा पेन बेयर किया था कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। मैं डेली का 200 का क्वेश्चन का टारगेट रखती थी, और मोस्ट ऑफ द डेज़ मैंने वो पूरा भी किया था, कस्टम मॉड्यूल्स के थ्रू ही, GT के थ्रू नहीं। अगर आप लोग चाहोगे तो लास्ट रिवीजन कैसे करें, मैंने लास्ट रिवीजन कैसे किया था उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना सकती हूँ, जिसमें मैं डिटेल में बताऊँगी मैं मतलब उस INI और नीट के बीच में मैंने क्या फॉलो किया था, कैसे कैसे किया था। कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू वांट दैट वीडियो। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हाँ, वन लास्ट थिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपकी स्ट्रेटेजी आप खुद ही बना सकते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते किसी की। तो आपको इसमें से जो ठीक लगे अपने लिए, आप वो पिक करना, अपनी स्ट्रेटजी में ऐड करना। आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेटजी आप ही बनाएंगे बेस्ट। नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, आई विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन अनदर वीडियो, बाय।